नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेके विद गदर आंसर में। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पिछले दो या तीन दिन से आपकी क्लासेज नहीं हो पाई। उसका जो कारण मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी को पता है कि कुछ महीनों से पूरी विश्व में, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ सशर्त छूट जरूर दी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बंदिशें अभी बनाई हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और आपको पता है कि हमारी पूरी टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद रहती है, तो कुछ एक अड़चनें पैदा हो गई थी जिसकी वजह से आपकी क्लासेज जो हैं 1-2 दिन के लिए बंद करनी पड़ी। और अभी हमने प्रशासन से अनुमति भी ली है और प्रशासन ने बहुत अच्छे से अनुमति दी है इस चीज़ के लिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों को, बशर्ते यहाँ 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो आप भी दोस्तों, आपसे भी अनुरोध है कि आप जहाँ भी जाएँ, किसी भी स्थान पर जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क वगैरह का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें, ताकि हमारा जो प्रशासन, हमारी जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वो जल्द से जल्द सफल हो और हमारा जो देश है वो कोरोना मुक्त, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना मुक्त हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से मेरा निवेदन रहेगा उन दोस्तों से, उन विद्यार्थियों से, उन स्टूडेंट्स से जो आज पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं, वो कृपया चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए पिछले जो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं उनको जाके देखें, ताकि चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएं। और जो मेरे दोस्त, जो मेरे विद्यार्थी लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं, वो कोशिश करें चीज़ों को अच्छे से समझने की। हमारा जो प्रयास है कि इस लॉकडाउन जो हुआ है पूरे देश के लिए, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षण से संबंधित जितने भी संस्थान चल रहे हैं वो लॉकडाउन के चलते बंद हैं, और हमारी मुहिम है कि लॉकडाउन का जो वक्त है आपका ख़राब नहीं हो और हम घर बैठे ही आपको सारी जो क्लासेज हैं वो उपलब्ध करवा दें, या आपको पढ़ने के लिए सारी सामग्री जो है वो उपलब्ध करवा दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा सहयोग हमारे साथ रहेगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का जो कर्मिक विकास है, भारतीय संविधान का कर्मिक विकास हम लोग पढ़ रहे थे। यानी मैं दूसरी भाषा में कहूँ, साधारण तौर पे अगर आपकी भाषा के अनुसार मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ संविधान से संबंधित जो एक्ट, अधिनियम जो बनाए गए थे वो हम पढ़ रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? संविधान के अधिनियमों की बात कर रहे थे। संविधान के संबंध में जो अधिनियम बनाए गए थे उनकी हम बात कर रहे थे। और इससे पहले अगर मैं बात करूं अधिनियमों की, कौन कौन से अधिनियम हमने पढ़े, तो मैं थोड़ा सा समय लेते हुए रिपीट किए देता हूं। हमने अभी तक जो अधिनियम पढ़े हैं, वो पहला अधिनियम पढ़ा है दोस्तों हमने 1773 का एक्ट हमने पढ़ा है। 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, पिछला वीडियो है, जाके देख लें आप। दूसरा उसके बाद हमने जो पढ़ा है, मुख्य जो अधिनियम पढ़ा है वो पढ़ा है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कौन से इसमें प्रावधान थे। अगला जो अधिनियम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा जो अधिनियम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लासेज जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको जीरो से समझ आ जाएं। आज जो हमारी क्लास रहेगी, इसके साथ साथ हमने एक और अधिनियम भी डिस्कस कर लिया था, 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम, जिसे चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ लिया था दोस्तों। ये जो 4 मुख्य अधिनियमों के प्रावधान हमने पढ़ लिए थे। अभी आज की जो क्लास रहेगी, इनकी आगे की चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपका एक डाउट, एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहता हूं। कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज हमारे पास आए, टेलीग्राम के माध्यम से हमें मिला, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमें पता ये चला कि कुछ लोगों ने डाउट ये बताया कि सर, जितने भी हम बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स में हमने राज्य पढ़ी, भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वहाँ हमें 3 तरीके के अधिनियम मिलते हैं। कौन से? एक जो पहला प्रकार मिलता है बुक्स में सामान्यतः, वो मिलता है चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट। दूसरा जो अधिनियम है वो मिलता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। और तीसरा जो मिलता है आपको प्रकार अधिनियम का, वो मैं कह सकता हूं भारत सरकार अधिनियम। भारत
सरकार अधिनियम। अब बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना था, उन्होंने पूछा कि सर ये नाम इन अधिनियमों को बदलते क्यों हैं? एक बार चार्टर एक्ट आया तो फिर बाद में भारत परिषद अधिनियम क्यों आया? चलो ठीक है, भारत परिषद नाम बदल गया होगा, फिर भारत सरकार अधिनियम क्या आया? तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को बात ध्यान में रखनी है कि इन तीनों में फ़र्क है, इन तीनों में फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ज़्यादातर किताबों में आपको इन अधिनियमों के नाम जरूर मिलेंगे, चार्टर एक्ट मिलेगा, भारत परिषद अधिनियम भी मिलेगा, भारत सरकार अधिनियम भी मिलेगा, लेकिन आपको अंतर नहीं बताया जाता कि इनमें अंतर क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट था कि सर अलग अलग नाम क्यों है, इन अधिनियमों के नाम बदल क्यों जाते हैं? कहीं चार्टर एक्ट है तो कहीं भारत परिषद अधिनियम है, कहीं भारत परिषद अधिनियम है तो कहीं भारत सरकार अधिनियम है। तो याद रखिए दोस्तों, जो 3 प्रकार है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। 3 प्रकार के अधिनियम आपको मिलेंगे सामान्यतः, ठीक है। और ये अधिनियम चार्टर क्यों इनको कहा जाता है, भारत परिषद अधिनियम क्यों कहा गया, भारत सरकार अधिनियम कौन से अधिनियम को कहा गया, वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो आपका है वो डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले याद रखिएगा, जहाँ भी चार्टर नाम आ जाए, चार्टर जहाँ भी नाम आ जाए, समझ लीजिएगा कि चार्टर नाम आते ही वहाँ कहीं ना कहीं EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में प्रावधान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जहां भी चार्टर नाम आ जाए वहां आपको ईस्ट इंडिया के संबंध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में प्रावधान मिलेंगे ही मिलेंगे। जो व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों में आई थी, भारत में व्यापार करने आई थी, उनके संबंध में अगर कोई प्रावधान बनता है तो उन प्रावधानों को हम किस अधिनियम में रखते हैं? चार्टर एक्ट में रखते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कंपनी के संबंध में जितने भी प्रावधान है उनको आप क्या कह सकते हो? चार्टर एक्ट। क्लियर है? दूसरा भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम की बात करूं तो ये नाम देखिए, परिषद नाम, परिषद नाम लेते ही आपको एक बात याद आ गई होगी, मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ, याद भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए मैंने 1773 का अधिनियम बताया था, तो वहां मैंने एक जिक्र किया था गवर्नर की परिषद, गवर्नर की परिषद का जिक्र किया था। मैंने कहा गवर्नर की एक परिषद का निर्माण करवाया गया था जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। हमने इसकी चर्चा भी करी थी 1773 की। मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि समझ आ जाए, क्योंकि अब मैं परिषद का नाम ले रहा हूं तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो देख रखा है उनको तो पता होगा गवर्नर की परिषद के बारे में। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको शायद पता ही नहीं होगा कि गवर्नर की परिषद क्या है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए पहले सारे जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, हालांकि वो क्लासेस भी लाइव थी लेकिन अभी प्लेलिस्ट में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, तो वो सारे वीडियोस देखें ताकि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट होती चले जाएं। तो मैं बात कर रहा था गवर्नर की परिषद की, तो यहाँ जो परिषद का जिक्र हो रहा है वो यही परिषद है, गवर्नर की परिषद का ही बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस अधिनियम में भारत परिषद अधिनियम, जिस अधिनियम का नाम भारत परिषद से मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा वहां कहीं ना कहीं प्रावधान किसके संबंध में होंगे? गवर्नर की परिषद के संबंध में होंगे। गवर्नर की परिषद के संबंध में कहने का मतलब, यहाँ तो गवर्नर की परिषद के कुछ अधिकार कम कर दिए गए होंगे, यहाँ बढ़ा दिए गए होंगे, यहाँ सदस्यों की संख्या कम कर दी गई होगी, यहाँ बढ़ा दी गई होगी। यानी गवर्नर की जो परिषद थी उसके संबंध में प्रावधान जो आए, उन अधिनियमों को हम किस नाम से जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रख लीजिएगा कि जिस अधिनियम में भारत सरकार के, भारत के ऊपर यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, भारत के ऊपर जो सरकार काम कर रही है वो सरकार के कामकाजों में क्या संशोधन किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए, क्या चीज़ें घटाई जानी चाहिए, वो सारे आपको प्रावधान कौन से मिलेंगे? इन अधिनियमों में मिलेंगे, जिन अधिनियमों का नाम भारत सरकार अधिनियम के नाम से, जिनको हम जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम वो अधिनियम है जिनका मुख्य रूप से आपको प्रभाव हमारे संविधान पे देखने को मिलेगा। यानी ये जो संविधान, ये जो प्रावधान है, इनका प्रभाव किसके ऊपर मिलेगा? हमारे संविधान के ऊपर आपको मिलेगा। जैसे 1935 की बात कर लो, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम भी आप कहें तो, उसका जो प्रभाव है भारतीय संविधान के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं, 1-2 और भी अधिनियम है जिनके कुछ प्रावधान वर्तमान में भारतीय संविधान में मौजूद हैं, जिनकी चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको ये जरूर कहा है कि चार्टर एक्ट जहां भी नाम आएगा वहां किसके संबंध में बातें होंगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में बातें होंगी। लेकिन ये बात आपको ये कतई नहीं समझनी, इस तरीके से ये नहीं समझना कि
चार्टर एक्ट में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में ही नियम होंगे, और प्रावधान भी हो सकते हैं, और प्रावधान भी हो सकते हैं। और प्रावधान का मतलब गवर्नर के संबंध में भी कुछ प्रावधान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर के संबंध में चार्टर एक्ट में बात ही नहीं करी जाएगी, लेकिन ये तय है कि चार्टर एक्ट में कंपनी के बारे में जिक्र आपको पक्का मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं भारत परिषद अधिनियम की, तो मैंने कहा वहां गवर्नर की परिषद के बारे में बात जरूर होगी, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि गवर्नर की परिषद के अलावा अन्य प्रावधान होंगे ही नहीं। अन्य प्रावधान भी हो सकते हैं, लेकिन वहां गवर्नर की परिषद का प्रावधान आपको पक्का मिलने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा मैंने बताया भारत सरकार अधिनियम। याद रखिएगा, मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां केवल और केवल आपको भारतीय व्यवस्था की, शासन व्यवस्था के बारे में ही चीजें मिलेंगी, और भी प्रावधान हो सकते हैं, कंपनी के बारे में भी प्रावधान कुछ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको मुख्य रूप से जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में ही प्रावधान मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, 3 प्रकार के अधिनियम आपको बुक्स में दिए गए होते हैं, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम और चार्टर अधिनियम। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चार्टर कंपनी के बारे में, भारत परिषद सामान्यतः गवर्नर की परिषद के बारे में, और अगर मैं बात करूं किसकी, भारत सरकार अधिनियम की, तो सामान्यतः भारत की शासन व्यवस्था के बारे में। कौन सी शासन व्यवस्था के बारे में? वर्तमान शासन व्यवस्था के बारे में नहीं, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बारे में, जिस समय अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, ये हो गया पहला डाउट। दूसरा जो डाउट है, किसी बच्चे ने पूछा था, सर जितने भी अधिनियम हैं, क्या हम सभी अधिनियमों को अधिनियम कह सकते हैं? क्या हम सभी अधिनियमों को अधिनियम कह सकते हैं? तो मेरा जो जवाब है उस स्टूडेंट के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, मेरा कहना नहीं। आप सामान्य भाषा में सभी अधिनियमों को अधिनियम जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे विशेष रूप से पूछ ही लिया जाए कि क्या, जैसे आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैंने पूछा आपसे, क्या 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था, उसको आप अधिनियम कह सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल अधिनियम कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ 1773 का अधिनियम था, क्या उसको आप अधिनियम कह सकते हैं? विशेष रूप से पूछ रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा 1773 के अधिनियम को आप अधिनियम नहीं कह सकते। कुछ बच्चों का जवाब होगा, सर हम अधिनियम क्यों नहीं कह सकते, इसका कारण क्या है? तो वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक अधिनियम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने 1793 तक ही पढ़ा है, जैसे मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है, लिख रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक अधिनियम आएगा हमारे यहाँ पे 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, और ये जो है चार्टर अधिनियम ही है। 1833 का चार्टर अधिनियम ही है। 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा। याद रखिएगा, 1833 का जो चार्टर आया, 1833 का जो चार्टर आया, 1833 के चार्टर से पूर्व, 1833 के चार्टर अधिनियम से पूर्व जितने भी नियम बनाए गए, अगर आपसे पूछा जाए क्या वो नियम अधिनियम कहलाएंगे, तो याद रखिएगा वो नियम सामान्यतः अधिनियम नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? विनियम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विनियम कहलाएंगे, विनियम कहलाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसके बाद, 1833 के बाद जितने भी रूल बनाए गए, बाद जितने भी प्रावधान तय किए गए, उनको आप क्या कह सकते हैं? अधिनियम कह सकते हैं। यानी 1833 के बाद जितने भी नियम बनाए गए उनको क्या कहोगे आप? अधिनियम कहोगे। और 1833 से पहले जितने भी अधिनियम बनाए उसे क्या कहोगे आप? विनियम कहोगे। ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। अभी जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या 1919 के अधिनियम को आप अधिनियम कह सकते हैं? तो देखिए, 1919 का अधिनियम 1833 के बाद बना है, तो आप क्या कह सकते हैं? अधिनियम कह सकते हैं। मैंने दूसरा पूछा, क्या 1773 के अधिनियम को आप अधिनियम कह सकते हैं? जी नहीं, मुख्य रूप से आप इसको अधिनियम नहीं कह सकते, क्योंकि 1833 से पूर्व बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा? विनियम कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता आपके, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है ताकि अच्छे से चीज़ें आपको समझ आ जाएं। और रही बात ये, कुछ विद्यार्थियों का, कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि सर क्यों 1833 के बाद के जो नियम हैं उन्हें हम अधिनियम कहते हैं? तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ये वादा करता हूं आपसे, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। पहले हम कहां तक पहुंच जाएं? 1833 के चार्टर तक पहुंच जाएं। जब 1833 के चार्टर की हम जिक्र करेंगे तो वहां मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा कि क्यों 1833 के बाद बनने वाले सभी अधिनियमों को किस नाम से जाना गया? अधिनियमों के नाम से जाना गया। क्यों 1833 के पूर्व के नियमों को क्या कहा गया? विनियम कहा गया। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया है। कौन सा डाउट क्लियर किया है? जो अधिनियम तीन प्रकार के मुख्य मिलते हैं, उनमें अंतर क्या है, और कौन से एक्ट को आप विनियम कहोगे, कौन से को आप क्या कहोगे? अधिनियम कहने वाले हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे।
हमने जो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, 1833 तक पढ़ रखा है। अब एक चीज समझिएगा, 1833 में मैंने क्या लिख रखा है, ये कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट था, सॉरी 1833 नहीं, 1793 का कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, मैंने कहा जहां भी चार्टर नाम आएगा वहां किसके बारे में बात हो रही होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। थोड़ा सा एक चीज समझिए, होता यूँ था कि वैसे तो जब हमने जिक्र किया, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से कब हुई थी, सन 1600 में। और सन 1600 में एलिजाबेथ ने क्या करा था, महारानी एलिजाबेथ ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, 31 दिसंबर सन 1600। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि 1600 में जो अनुमति मिली थी वो कितने वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी, 15 वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी। अब उसके बाद हमने जो मुख्य प्रावधानों की बात की, पहला जो अधिनियम बनाया, तो मैंने आपको कहा कि पहला जो अधिनियम मुख्यतः बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था, 1773 में बनाया गया था। 1773 में पहला अधिनियम क्यों बना, इसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन से शासकों के साथ इनको संघर्ष करना पड़ा, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित किए, इसकी चर्चा बहुत अच्छे से हम पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, आप पिछले जो क्लासेज है उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी, 15 वर्षों के लिए। लेकिन 1773 के माध्यम से कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कब, 1773 में। अगर 1773 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया हो गया तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं परंपरा बन गई कि अब जो है ब्रिटेन की संसद कंपनी के जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, व्यापारिक व्यवस्थाएं जो हैं या कंपनी की शासन व्यवस्थाएं हैं उनको कितने कितने वर्षों के लिए बढ़ाएगी, 20 वर्षों के लिए बढ़ाएगी। तो समझ लीजिएगा अब 1793 में कंपनी का शासन, जैसे मैंने प्रावधान लिखवाया भी होगा, जिन स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया है, लिखा है, उनको याद भी होगा। मैंने 1793 में आपको बताया था कि कंपनी की शासन व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों के लिए। यानी 20 वर्ष कब पूरे होने थे, 1813 में पूरे होने थे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आपके सामने, यानी समझ लीजिए 1793 से लेकर 1803 तक 10 वर्ष और 1803 से लेकर 1813 तक कितने वर्ष, 20 वर्ष। यानी कहने का मतलब अगर कंपनी की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को बढ़ाना था 20 वर्ष के लिए तो 1793 के 20 साल बाद यानी 1813, यानी मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जो 1813 का अधिनियम होगा वो भी कौन सा अधिनियम होगा, चार्टर अधिनियम ही होगा, क्योंकि यहाँ किसके बारे में बात करी गई थी, कंपनी के बारे में। याद रखिएगा चार्टर अधिनियम याद रखने बिल्कुल ईजी है। पहली बात याद रखिएगा, पहली बार कब बढ़ाया गया, 1773 में। 73 के 20 साल बाद सोच लीजिए, देखिए 73 के 20 साल बाद 93 के 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1813 के 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1833 के 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1853। याद रखिएगा चार्टर जो एक्ट हैं उनका एक सीक्वेंस है। सबसे पहला जो है वो उसको आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 में पहली बार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। अब 1773 से 20 वर्ष कब आओगे, 1793, है ना। 1793 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो फिर से दोबारा 20 वर्ष कब पूरे होंगे, 1813 में। 1813 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के बाद 20 वर्ष कब पूरे होंगे, 1833 में। 1833 में फिर कंपनी की शासन व्यवस्था को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए। अब 1833 के बाद 20 वर्ष कब पूरे होंगे, 1853 में। 1853 में यहाँ भी कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, यहाँ आप इसको नहीं कह सकते, यहाँ एक्सटेंशन नहीं दिया गया था कंपनी को। क्यों नहीं दिया गया था, यानी कुछ समय के लिए जरूर बढ़ाया गया था, लेकिन 20 वर्षों के लिए आप नहीं कह सकते, क्योंकि 1853 से लेकर 1858 तक कंपनी की व्यवस्था रही, और 1858 में कंपनी की जो व्यवस्थाएं वो क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। कैसे कर दी गई थी वो आपको बता दूंगा, लेकिन इसका मुख्य जो कारण था 1858 का जो मुख्य कारण था कंपनी की व्यवस्था खत्म करने के पीछे, वो था 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो था वो इसका कारण था। क्या क्यों कारण था वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने क्रम बताया है आपको। कौन सा क्रम, चार्टर एक्ट को याद कैसे रखोगे, पहला 1773, फिर 20 साल ऐड कर लीजिए 1793, फिर 20 साल ऐड कर लीजिए 1713, फिर 20 साल ऐड कर लीजिए 1833, फिर 20 साल ऐड कर लीजिए 1853। और 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम एक्ट था। 1853 के बाद कंपनी की शासन व्यवस्था को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, और नहीं बढ़ाए जाने का कारण क्या था, 1857 के विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं भारतीय व्यवस्थाओं के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या कर देना, बहुत बड़ा बदलाव कर देना। क्या बदलाव आए, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा 1793 के बाद जो अगला अधिनियम आया वो कौन सा, 1813 का अधिनियम। अभी हम बात कर रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट।
1813 का चार्टर एक्ट की हम बात कर रहे हैं। 1813 का कौन सा अधिनियम? चार्टर एक्ट की हम बात कर रहे हैं। 1813 का चार्टर, याद रखिएगा। अब हुआ क्या, 1813 के चार्टर एक्ट की अगर बात हो रही है तो समझ आ गया होगा कि यहाँ किसके संबंध में बातें होंगी? कंपनी के संबंध में। तो अब बात कर लेते हैं 1813 के चार्टर के प्रावधान। जो पहला प्रावधान था वो आप ये समझ लीजिए कंपनी के बारे में था। प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान था कंपनी की शासन व्यवस्था को, कंपनी के शासन को भारत में, कंपनी के शासन को भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वो साथ साथ में सुनते जाइए बहुत अच्छे से, ताकि चीजें आपकी कोई भी छूटे नहीं। मैंने कहा इस चार्टर अधिनियम का पहला प्रावधान क्या था? कंपनी की शासन व्यवस्थाओं को, कंपनी की शासन व्यवस्था को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब मैंने ये कंपनी के शासन व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ये पहला प्रावधान इसलिए लिखवाया क्योंकि आपको मैंने अभी किसके बारे में बताया? चार्टर अधिनियम के बारे में। चार्टर का जहां भी जिक्र होगा वहां कंपनी का जिक्र आपको पक्का मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन कंपनी को अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है, अंग्रेजी संसद है, उसके द्वारा आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका भी दिया गया, बहुत बड़ा आप कह सकते हो उनको शॉक भी दिया गया। कौन सा शॉक दिया गया? यहाँ कहा गया कि अब जो कंपनी है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का दूसरा प्रावधान की बात कर रहा हूं। दूसरा प्रावधान क्या था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, एकाधिकार से क्या मतलब है? तो एकाधिकार से मतलब ये है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिए गए थे? तो कौन से अधिनियम के माध्यम से कर दिए गए थे? 1813 के अधिनियम के माध्यम से कर दिए गए थे। एकाधिकार का मतलब है कि इससे पहले भारत में जितने भी व्यापार जो करती थी कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटेन की कंपनी। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको केवल और केवल ब्रिटेन की कंपनी से नहीं समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी कंपनीज थी, यानी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया में, पूर्व के देशों में जो भी कंपनियां यूरोप से भारत में व्यापार करने आई, उन सभी कंपनी को कहीं ना कहीं आप ईस्ट इंडिया कंपनी ही कह सकते हैं। यहाँ मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लोग भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्थापित करी थी, यहाँ व्यापार किया था। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की, उन्होंने भी यहाँ व्यापार किया था। अन्य यूरोपीय शक्तियां भी थी, उन्होंने भी व्यापार किया था। उनकी कंपनी को भी हम क्या कहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हम किसके बारे में प्रावधान पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जब से यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया, तो कंपनी के साम्राज्य विस्तार की वजह से या कंपनी के ताकतवर होने की वजह से लगातार भारत में व्यापार जो है वो कौन करती रही? कंपनी करती रही। और एक समय ऐसा भी आया कि पूरे के पूरे व्यापार के ऊपर एकाधिकार किसने कर लिया? कंपनी ने। एकाधिकार का मतलब कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, यानी दूसरी कंपनी अगर यहाँ व्यापार करने के लिए आती थी, खैर एक दो कंपनीज आपको जरूर मिलेंगी उस समय। अगर मैं दूसरे देशों की बात करूँ, जैसे पांडिचेरी की बात करूँ, पांडिचेरी में फ्रांस के लोग अपना व्यापार चला रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। पुर्तगाली भी गोवा क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं अपना जो व्यापार वगैरह है वो कर रहे थे। उन दो जो शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी अन्य जो कहीं ना कहीं विदेशी आते थे उनको ये कंपनी कहीं ना कहीं व्यापार नहीं करने देती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एक कंपनी का ही अधिकार था भारत के व्यापार के ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं। लेकिन ये एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का, कौन सी कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब व्यापारिक एकाधिकार नहीं होगा। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ याद रखिएगा एकाधिकार समाप्त जरूर किया गया था, लेकिन दो मुद्दों पे कौन से याद रखिएगा? चाय व
चीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने गलती से चीन नहीं लिखा, कहीं आप ये नहीं सोच ले कि सर चाय और चीनी लिखना था। यहाँ चीनी नहीं लिखना था, चीन की बात हो रही है। चीन की किसकी बात कर रहा हूँ मैं? चीन देश की ही बात कर रहा हूँ, या चीन देश की ही बात कर रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर, चाहे चीन के साथ व्यापार करना हो या चाय के साथ व्यापार करना हो, इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर अभी भी कंपनी को अधिकार दिया गया कि इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर आपका एकाधिकार क्या रहेगा? बना रहेगा। एकाधिकार बना रहेगा, यानी बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन इन दोनों चीजों के ऊपर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। अब अगर बात करें कि सर एकाधिकार समाप्त करने से मतलब क्या है? ठीक है, एकाधिकार का आपने मतलब बता दिया, लेकिन एकाधिकार समाप्त करने का वास्तविक मीनिंग क्या है? तो एकाधिकार का मतलब तो ये है कि कंपनी के जो अधिकार था अकेली कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया। और इसका अगर आप थोड़ा सा मीनिंग अच्छे से समझो तो इसका मतलब ये था कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, अन्य जो छोटी छोटी अंग्रेजी कंपनियां हैं, अन्य जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी जो अन्य कंपनियां हैं, वो भी भारत में क्या कर सकती हैं? व्यापार कर सकती हैं। अन्य छोटी छोटी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, यानी ब्रिटेन की कंपनियां हैं, या मैं ये कह दूं कि अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं ब्रिटेन की, वो भी भारत में अब क्या कर सकती हैं? व्यापार कर सकती हैं। फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए, तो मैंने क्या कहा? अन्य जो कंपनियां थी उन छोटी छोटी कंपनियों को, अंग्रेजी कंपनियों को, यानी प्राइवेट कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। दोस्तों क्लियर है? अब इस चीज को समझिए, चीजें सारी एक सीक्वेंस में चलती जाएंगी। दो प्रावधान हमने पढ़े। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी का जो शासन व्यवस्था है या व्यापारिक व्यवस्था है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी के साथ व्यापार यथावत रखा गया, एकाधिकार यथावत रखा गया। और अन्य जो कंपनियां थी उनको अन्य मामलों में, 2 मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब इस बात को समझिए, जैसे मैंने कहा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, अन्य छोटी छोटी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आएंगी। होता यूँ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतनी समर्थ कंपनी भारत में बन चुकी थी, इतनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी थी कि ये जो लोग हैं यहाँ पे भारत में अपनी कंपनी के संबंध में जितने भी इनको आप कह सकते हो कामगार चाहिए होते थे, जितने भी लोग चाहिए होते थे कंपनी में काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से कुशल लोगों को लेके आ जाते थे। कुशल का मतलब स्किलफुल लोगों को लेके ये आ जाते थे। लेकिन छोटी छोटी कंपनियां होंगी, जरूरी तो नहीं है कि वो छोटी छोटी कंपनियां भारत आएँ और उनको कुशल कारीगर जो है वो ब्रिटेन से लेके आएँ फिर भी उनको फायदा हो जाए, है ना। हो सकता है कि उन कंपनियों को भारत में, हो सकता है कि उन कंपनियों को कहीं ना कहीं भारत में ही कुशल कारीगरों की जरूरत पड़े, भारत से ही कुशल कारीगरों की जरूरत पड़े। और आपको पता है कि अगर भारत के लोगों को कंपनी में काम करना है तो कहीं ना कहीं एक अंग्रेजी कंपनी में काम करने के लिए भारतीय लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और ये बात हो रही है 1813 की। तो दोस्तों उस समय भारत की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं खस्ता कह सकते हैं, बहुत ही खराब कह सकते हैं। इतने शिक्षित हमारे लोग नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस समय, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हुआ करते थे, लेकिन इतनी शिक्षा का प्रसार नहीं था जितना वर्तमान में है। तो अब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनियां हैं, उनको अगर व्यापार करने के लिए, व्यापारिक कार्यों में सहयोग के लिए भारतीय लोगों की आवश्यकता है, अगर उनको अपनी ब्रिटिश कंपनियों में, अंग्रेजी कंपनियों में भारतीय लोगों से अगर काम करवाना है तो कम से कम भारतीय लोगों को उस दर्जे तक की, उस लेवल तक की, कंपनी में काम करने के स्तर तक की क्या देनी पड़ेगी? शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ तीसरा प्रावधान एक और बन जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने तय किया, पहली बार ये तय हुआ, तीसरा प्रावधान आपके सामने लिख रहा हूं। पहली बार ये तय हुआ कि अब जो कंपनी है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर, भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर, भारतीय लोगों की कहाँ? भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर या शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेगी। 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है, 1 लाख प्रति वर्ष
खर्च करेगी। कौन खर्च करेगा भाई? कंपनी खर्च करेगी। किसके ऊपर खर्च करेगी? भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। अगर इस प्रावधान को पढ़कर आपको ये लग रहा हो कि अंग्रेजी सरकार बहुत ही उदारवादी सरकार थी, बहुत ही अच्छी सरकार थी, बहुत ही न्यायप्रिय सरकार थी, उस जमाने में 1800 की बात हो रही है, उस जमाने में अंग्रेजों ने हमारे भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए लगाए थे प्रति वर्ष, तो ये अच्छी बात थी हमारे लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटेन का ही फायदा नहीं था, क्योंकि उनको बहुत सारे कुशल कारीगरों की, कुशल काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती थी। और अगर अंग्रेजी कंपनी में काम करना है तो कम से कम अंग्रेजी बोलचाल या अंग्रेजी नीतियों को समझना जरूरी था। और भारतीय लोग अशिक्षित थे, उन लोगों को अंग्रेजी नीतियों का समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारतीय लोगों को ही क्या कर दिया, शिक्षित कर दिया जाए, और वो हमारे लिए कंपनी के व्यापार में क्या कर दें, सहयोग कर दे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का फायदा था। आप यहाँ इसको, अंग्रेजी सरकार को, इस प्रावधान को पढ़कर न्यायप्रिय सरकार न समझें। क्लियर है? ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी, कोई भी प्रावधान अच्छा नहीं किया, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, और जो चीज़ें अच्छी थी वो हमने हमारे संविधान में उसको स्वीकार भी किया है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी हमारे संविधान में। कौन सी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, बाय डिटेल पढ़ेंगे उनके बारे में। चलिए यहाँ नोट करिए, इसको स्नैपशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथे प्रावधान की बात करते हैं। चौथा प्रावधान जो था वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। मेरी दृष्टि में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्यों महत्वपूर्ण प्रावधान क्यों है, अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, चौथा प्रावधान ये था कि 1813 के इसी चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईसाई धर्म का, कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली जो मिशनरियां थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली जो मिशनरियां थी, यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। भारत में धार्मिक प्रचार करने की क्या दे दी गई? स्वतंत्रता दे दी गई। धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईसाई जो मिशनरियां थी उनको भारत में धर्म का प्रचार करने की, धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। कौन सा प्रचार करने की? धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपकी नज़र में महत्वपूर्ण प्रावधान है, अभी आपने कहा किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रावधान है ना? तो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। देखिए, होता यूँ है दोस्तों कि सबसे पहले समझ लेते हैं मिशनरियाँ क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि सर मिशनरियाँ क्या होती हैं। तो मिशनरियाँ होती हैं कि किसी भी धर्म का प्रचार करने वाला जो समूह होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? मिशनरी कह सकते हैं। यहाँ ईसाई मिशनरी से मतलब है ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी नीति थी। और नीति क्या थी? नीति ये थी कि अंग्रेजों को लगता था कि अगर बहुत सारे या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, उनको ईसाई बनाया दिया जाएगा, तो वो सारे लोग कौन से धर्म के हो जाएंगे? ईसाई धर्म के हो जाएंगे। और ईसाई धर्म के खुद अंग्रेज थे, और उनको लगता था कि इससे हमारी कंपनी की पकड़ क्या हो जाएगी? भारत में मजबूत हो जाएगी, क्योंकि दूसरा धर्म उतना हमें सहयोग नहीं करेगा जितने ईसाई लोग हमें सहयोग करेंगे। अब इस नीति को सफल बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? इस नीति को सफल बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? वो क्या करने लग गए? कहीं ना कहीं भेदभाव करने लग गए। अन्य धर्मों के जो लोग हुआ करते थे, अन्य धर्मों के जो लोग हुआ करते थे उनको क्या थोड़ा तुच्छ समझा जाता था, कम आंका जाता था। ईसाई धर्म के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त किया जाता था, अन्य लोगों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। और एक सबसे बड़ा जो रूल है वो ये भी बनाया अंग्रेजों ने। पहले रूल क्या था? कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा सर धार्मिक प्रचार से क्या है ना? क्या पहले जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे? ध्यान रख लीजिएगा, 1813 से पहले एक रूल था कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर लेता है, तो धर्म का परिवर्तन करते ही उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से, कौन सी संपत्ति से? पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, ये रूल था पहले 1813 से पहले। यानी यदि कोई व्यक्ति, कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो उसको अपनी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसे हाथ धोना पड़ेगा। तो इससे जो लोग हैं वो थोड़ा डरे हुए होते थे, क्योंकि उस समय आजीविका के साधन जो है वो क्या थे? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमारा देश आज भी कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है। पूर्णतः तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि प्रधान हमारा
देश है। तो उस समय की बात हो रही है, तो उस समय भारतीय कृषि प्रधान देश ही था। और आपको पता है संपत्ति में ज़्यादातर लोगों के पास क्या हुआ करता था, कृषि करने के लिए खेत वगैरह हुआ करते थे। और किसी व्यक्ति को लगता था कि अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। अंग्रेजों को इस बात का पता था कि अगर इस प्रावधान को लागू करना है तो हमें क्या करना होगा, इस रूल को हटाना होगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, ये रूल हटा दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से आज कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम यहाँ से लागू कर दिया गया था, ये नियम यहाँ से लागू कर दिया गया था। दोस्तों समय के अभाव को देखते हुए आज की क्लास इतनी ही होगी आपकी। बाकी जो बचे हुए प्रावधान है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होंगी। और आपका जो सहयोग अभी तक बना हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। पिछली क्लास में जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहीं, जो भी आपकी रिएक्शंस रहें, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।